हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एल्के हैलाइडों के रासायनिक गुण अर्थात एल्के हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। मैंने कहा था आपसे एल्के हैलाइड 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। पहली अभिक्रिया हम पढ़ चुके थे नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्के हैलाइड 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। नंबर 1 नाविक स्नेही प्रतिस्थापन, नंबर 2 याद आ रहा है, नंबर 2 विलोपन, नंबर 3 धातुओं से अभिक्रिया और नंबर 4 अपचयन। तो हम नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे विलोपन। ठीक है, तो नंबर 2 अभिक्रिया जो एल्के हैलाइड दर्शाते हैं हम पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक तो जरूर करें कम से कम। विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, पहली बात आई कि साहब विलोपन अभिक्रिया होती क्या है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 रिएक्शन महत्वपूर्ण है, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन और विलोपन। विलोपन अभिक्रिया होती क्या है। कोई कार्बनिक अणु है आपके पास और यदि उस कार्बनिक अणु से, बात को सुनो, आपके पास कोई कार्बनिक अणु है और उस कार्बनिक अणु से यदि 2 समूहों का विलोपन हो जाए, 2 समूहों का विलोपन, विलोपन मतलब 2 समूह हट जाएं। कोई कार्बनिक अणु है उससे 2 समूह हट जाएं, 2 समूहों का विलोपन हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी विलोपन अभिक्रिया। देखो, जैसे मैंने कोई कार्बनिक यौगिक लिया, मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2Cl है, ये एक एल्किल हैलाइड है जिसका सामान्य नाम आप जानते होंगे एथिल क्लोराइड। ये कोई कार्बनिक अणु है और अगर इस कार्बनिक अणु से 2 समूह हट जाएं, कितने समूह हट जाएं, 2। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं जिससे समझने में आसानी रहे। जैसे CH3 को ऐसे लिख देते हैं, CH2 और Cl यही है, पर इसको इस तरह से लिख दिया है। और इस कार्बनिक अणु में से 2 समूह हट गए, मान लो एक तो Cl- और एक H+। 2 समूह हट गए, एक समूह कौन सा हटा, H+ और एक समूह कौन हटा, Cl-। तो इस कार्बनिक अणु से 2 समूह हट गए, 2 समूहों का विलोपन हो गया। क्या बनेगा, देखो जब ये Cl- हटेगा, यहाँ से माइनस का मतलब समझ गए, Cl खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर के हट रहा है और यहां से H+ हटा है, मतलब हाइड्रोजन खुद के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर के नहीं जा रहा है। जब यहां से Cl- यहां से H+ हटेगा तो ये बंद टर्न होकर के यहां चला जाएगा। भाई आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये Cl- हटेगा तो यहाँ पर कार्बन पर प्लस आवेश आएगा, क्योंकि ये Cl- कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर के जा रहा है। ये बंद यहाँ से टर्न होकर के यहाँ आएगा तो कार्बन का प्लस खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हो जो कार्बनिक अणु है उससे 2 समूहों का विलोपन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, विलोपन अभिक्रिया। तो पहली बात आपके समझ में आ गई होगी कि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु से 2 समूहों का विलोपन होता है। तो हम लिख सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु से 2 समूहों का विलोपन होता है। 2 समूहों का विलोपन होता है, मतलब 2 समूह हटते हैं, कौमा विलोपन अभिक्रिया कहलाती है।
विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात को आगे सुनो। हमने ये देख लिया विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। अच्छा, एल्किल हैलाइड जो होते हैं, अभी मैंने एल्किल हैलाइड बनाया था एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। एल्कोहलिक KOH का मतलब है KOH और एल्कोहल का विलयन है। एल्कोहलिक KOH, कोई भी एल्कोहल और KOH का विलयन, एल्कोहलिक KOH। जो एल्किल हैलाइड है वो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया दर्शाते हैं। मतलब जैसे ये एल्किल हैलाइड है, अभी बनाया था मैंने, इसी तरह से बनाता हूँ CH3 CH2Cl। तो एल्किल हैलाइड जो है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH का मतलब समझ गए, एल्कोहल और KOH का मिश्रण। एल्कोहल कोई भी ले सकते हो आप, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। विलोपन अभिक्रिया दर्शाते हैं एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया दर्शाते हैं। क्लियर कर लो दिमाग में। दूसरी बात, इनकी विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा, एक तो हैलोजन निकलेगा अल्फा कार्बन से Cl-। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा होगा, ज़्यादा बढ़िया कहूँ वह कार्बन जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हो है। हैलोजन क्रियात्मक समूह है, सामान्य नाम पद्धति में तो है ही है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो तो कहलाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा का पड़ोसी कहलाएगा बीटा कार्बन। तो एल्किल हैलाइड में विलोपन अभिक्रिया कैसा होगी, अल्फा कार्बन से निकलेगा X-Cl-, बीटा कार्बन से निकलेगा H+, और ये बंद यहाँ से यहाँ टर्न होकर के एल्कीन बन जाएगी। सही है। तो इससे दो समूह निकलेंगे H+Cl-, अपन कह भी सकते हैं कि क्या निकलेगा, HCl, H+Cl- HCl। तो हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है। इस विलोपन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन से X-Cl-, बीटा कार्बन से H+ का विलोपन होता है। भाई विलोपन अभिक्रिया में दो समूह का विलोपन होगा। एल्किल हैलाइड में दो समूह कौन कौन से होंगे, एक तो X-, भाई जरूर थोड़ी Cl है, Br भी तो हो सकता है, एक X- और एक H+। X- कहाँ से निकलेगा, अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन समझ गए, जिससे हैलोजन जुड़ा हो, और जिससे हैलोजन जुड़ा हो वो तो अल्फा कार्बन, और अल्फा का पड़ोसी होगा बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से X-, बीटा कार्बन से H+। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, KOH की उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया दर्शाते हैं। ध्यान रखें। अब मैं आपसे पूछता हूं जलीय KOH की उपस्थिति में कौन से दर्शाते हैं एल्किल हैलाइड। तो आप ध्यान करो पिछले लेक्चर, एल्किल हैलाइड जलीय KOH की उपस्थिति में नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, उत्पाद एल्किल अल्कोहल बनता है। भूल गए क्या, जलीय KOH से अभिक्रिया पड़ी है। एल्किल हैलाइड जलीय KOH से नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, उत्पाद एल्किल अल्कोहल बनता है, और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है। आगे लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन से X-, समझ गए होंगे, हैलोजन आयन X-, व बीटा कार्बन से H+ आयन का विलोपन होता है।
क्लियर। तो मैं ये रिएक्शन लिख देता हूँ, अब समझ जाओ आप। जैसे मैंने लिखा CH3, तो इस तरह से लिखता हूँ CH2 जिसे समझने में आसानी रहे, और Cl। हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा वो अल्फा, और अल्फा का पड़ोसी कार्बन बीटा। अल्फा कार्बन से तो X माइनस Cl माइनस, बीटा कार्बन से H प्लस। ये पूरा बंद टर्न होकर के यहाँ चला जाएगा और उत्पाद बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और संग में हम लिख सकते हैं HCl भी बनेगा, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस निकलेंगे तो वो मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। ठीक है। अच्छा, तो जब एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया देते हैं एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो उत्पाद एल्कीन बनती है। बात क्लियर। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि उत्पाद एक से अधिक एल्कीन बनती हैं। देखो, विलोपन अभिक्रिया में उत्पाद एक से अधिक एल्कीन भी बन सकती हैं, बात को समझना आप ढंग से। तो मुख्य उत्पाद कौन सी एल्कीन होगी। मान लो ऐसा होता कि उत्पाद 2 एल्कीन बन रही होती इस अभिक्रिया में, तो एक ही एल्कीन बन रही है, पर विलोपन अभिक्रिया में उत्पाद 2 तरह की एल्कीन भी बन सकती हैं, 3 तरह की एल्कीन भी बन सकती हैं। तो मुख्य उत्पाद कौन सी एल्कीन होगी, मुख्य मतलब जो ज्यादा बनेगी वो एल्कीन कौन सी होगी। तो मुख्य उत्पाद मतलब ज्यादा बनने वाली एल्कीन वह होगी जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े होंगे। पहले समझो, जैसे मैं समझाता हूं। मान लो मैंने ये एल्किल हैलाइड लिया, ढंग से देखना, CH3 CH2 CH Cl और CH3, ये भी एक एल्किल हैलाइड है। इसका नाम है, आप बताओ चलो, इसका नाम है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, सामान्य नाम। ये एक एल्किल हैलाइड है, और यहाँ मैंने लिख दिया एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH देखते ही आप समझ जाओ कि एल्किल हैलाइड में विलोपन अभिक्रिया होगी। विलोपन अभिक्रिया कैसे होगी, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा वो तो अल्फा हो गया, और ये दोनों बीटा कार्बन हो गए, अल्फा के पड़ोसी कार्बन। अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ रहे हैं वो बीटा कार्बन हो गए। अच्छा, अल्फा कार्बन से Cl माइनस निकलेगा और बीटा कार्बन से H प्लस। इसको मैं इस तरह से दर्शा देता हूँ, इस H को ऐसे और इस H को भी ऐसे दर्शा देता हूँ, एक H को। अल्फा कार्बन से आप देख सकते हो Cl माइनस निकलेगा। अब बीटा कार्बन से H प्लस, तो H प्लस यहाँ से भी निकल सकता है। अगर H प्लस यहाँ से निकलेगा तो ये बंद टर्न होकर के यहाँ जाएगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, सही है। और अगर H प्लस यहां से निकले, ये भी तो बीटा कार्बन है, H प्लस यहां से भी निकल सकता है ना, तो ये बंद टर्न होकर के यहां जाएगा, उस समय ये बनेगी एल्कीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, तब यहां आएगा। तो इस अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया तो विलोपन ही हो रही है, पर यहाँ उत्पाद 2 प्रकार की एल्कीन बन रही हैं। तो मैं यही तो कह रहा था, विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन भी बन सकती हैं। तो 2 तरह की एल्कीन बनी, बात यह आई कि इनमें से कौन सी एल्कीन अधिक बनेगी, मतलब जो एल्कीन अधिक बनेगी वो हो जाएगी मुख्य उत्पाद, और जो एल्कीन कम बनेगी वो कहलाएगी अल्प उत्पाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोनों में से कौन सी एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली। ठीक है, तो मुख्य उत्पाद होगी वह एल्कीन जो अधिक स्थायी होगी। हमेशा मुख्य उत्पाद वह बनता है जो अधिक स्थायी होता है। अरे, अधिक वह बनता है जो अधिक स्थायी होता है, और जो अधिक बनेगा वही तो मुख्य उत्पाद होगा। अच्छा, तो यहां पर एक वैज्ञानिक का नियम चलता है सेतजेफ का, और सेतजेफ का नियम यह समझाता है हमें कि कौन सी एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी, मतलब कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, और इसको समझाता है कौन से वैज्ञानिक का नियम, सेतजेफ का नियम। क्या कहता है ये नियम, देखो इसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन दिख रहे हैं, ये द्विबंध से जुड़े कार्बन है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की। द्विबंध से जुड़े कार्बन से इसमें कितने एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, इस एल्किन में 2 एल्किल समूह, 2
CH3 एल्किल समूह तो होते हैं मैथिल। इसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन देखो ये दिख गए। इस कार्बन से तो कोई एल्किल समूह जुड़ ही नहीं रहा है, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। इस कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ रहा है एथिल। तो ऊपर वाली एल्कीन में द्विबंध से जुड़े कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़ रहे हैं और नीचे वाली एल्कीन में द्विबंध से जुड़े कार्बन से एक ही एल्किल समूह जुड़ रहा है। तो सेटजेफ कहता है कि मुख्य उत्पाद वह एल्कीन होगी जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन से सेटजेफ कहता है मुख्य उत्पाद वह एल्कीन होगी जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बनों से अधिक एल्किल समूह जुड़े होंगे। ऊपर वाली एल्कीन में 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो ये एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी ऊपर वाली, और नीचे वाली होगी अल्प उत्पाद। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपसे, सेटजेफ का नियम बताया मैंने आपको ये समझाया सेटजेफ का नियम क्या नियम ये क्या कहता है। मैंने कहा यदि विलोपन अभिक्रिया में, सेटजेफ का नियम सुनो, यदि विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनती हैं तो मुख्य उत्पाद वह एल्कीन होती है जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बनों से अधिक एल्किल समूह जुड़े हों। क्लियर। तो ये सेटजेफ का नियम है, ये विलोपन अभिक्रियाओं पर लागू होता है। तो हम लिख सकते हैं यदि विलोपन अभिक्रिया में उत्पाद एक से अधिक, यदि विलोपन अभिक्रिया में उत्पाद एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनती हैं, एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनती हैं, तो मुख्य उत्पाद वह एल्कीन होती है, वह एल्कीन होती है जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बनों से अधिक एल्किल समूह जुड़े हों। क्लियर। इसमें द्विबंध से जुड़े कार्बनों से अधिक एल्किल समूह जुड़े हों, वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी। जैसे मैं एग्जांपल वही लिख देता हूं, पहले वाला मैंने लिखा CH3 CH2, डायरेक्ट लिख दो समझ जाओगे, CH Cl और CH3। ये तो अल्फा कार्बन हो गया जिससे एल्यूमिन जुड़ा है, ये दोनों बीटा हो गए। अगर H यहां से निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और H अगर यहां से निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो 2 तरह की एल्कीन बन सकती हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में बनेंगी, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। अगर यहां से H निकला तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, देखो ढंग से लिखते हैं, CH3 यहां CH रह जाएगा, यहां डबल बॉन्ड CH और CH3। क्लियर। प्लस एक तो ये बन सकती है, और अगर यहां से H निकलता है बीटा कार्बन, ये माने हम, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तब ये बनेगी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये 2 तरह के एल्कीन बन सकती है, संग में HCl बनेगा। उसको लिखा चाहे मत लिखो, है ना, लिख दो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 तरह की एल्कीन बनेगी। अब मुख्य उत्पाद कौन सी होगी, ये होगी, हवाल समझाइए मैंने, ये एल्कीन होगी मुख्य उत्पाद और ये एल्कीन होगी अल्प उत्पाद। सेटजेफ का नियम कहता है द्विबंध से, ये एल्कीन अधिक स्थायी है,
द्विबंध से जुड़े कार्बनों से इसमें 2 एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, 2 मैथिल समूह जुड़ रहे हैं, ये मुख्य उत्पाद होगी। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, करके बताना। मैंने लिखा CH3 CS, चलो यहां तक नोट करो यार, दिखेगा नहीं पीछे। तो ये आपको विलोपन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। ब्लैक बोर्ड पर से नोट करो, वीडियो को पॉज करो। कर लिया नोट? ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल आपके लिए देता हूं, आप करके बताना कि क्या उत्पाद बनेगा। उत्पाद कितने प्रकार की एल्कीन बनेंगी। एक एग्जांपल आपके लिए, ठीक है। मैंने ये दिया CH3 CH3 Cl CH2 CH3, ये एल्किल हैलाइड हो गया है। और यहाँ लिख दिया मैंने एल्कोहलिक KOH। रिएक्शन में बताओ कितने एल्कीन बनेंगी। कर सकते हैं? करो तो। चलो मैं करता हूँ। हैलोजन से जुड़ा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन जुड़ रहे हैं वो सभी बीटा। अल्फा के पड़ोसी बीटा, ये भी बीटा। इसमें आप ढंग से देखें तो बीटा कार्बन 3 है। हैलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा है वो अल्फा, और अल्फा के जितने भी पड़ोसी कार्बन है वो बीटा। इसमें 3 बीटा कार्बन है। ठीक है, अब उत्पाद बनाते हैं। अल्फा कार्बन से तो हैलोजन निकलेगा, और बीटा कार्बन से H प्लस। H प्लस पहले यहां से निकालते हैं, यहां से H प्लस निकले, यहां से Cl में निकले, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। जो एल्कीन बनेगी वो इस तरह की होगी, CH2, क्योंकि यहां से H प्लस निकाल रहा हूं मैं सबसे पहले। फिर यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां से हैलोजन निकलेगा, ऊपर CH3, और यहां भी CH3, यहां आएगा CH2 CH3। एक एल्कीन तो ये बनेगी। अब के मैं H यहां से निकालता हूं। दोस्तों अगर आप ढंग से देखो, यहां से H निकालोगे तो भी यही बनेगी। बना के देख लो ना क्या समस्या है। तो यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा, यहां से H और यहां से Cl, यहां से H यहां से Cl, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। तो इस तरह की एल्कीन बनेगी। ढंग से देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH2 CH3। अब वे दोनों एक जैसी हैं? नहीं साहब, दोनों अलग अलग हैं। मैंने अलग अलग कहा है, दोनों वो ही हैं। देख लो क्या अंतर है यार, इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, ये की तो है ये। तो देखो यहां से H निकले चाहे यहां से H निकले, उत्पाद तो यही एल्कीन बनेगी। अच्छा, अगर H यहां से निकलता है तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, उत्पाद ये एल्कीन बनेगी। बड़े ध्यान से समझो तो CH3 C, ऊपर CH3, यहां डबल बॉन्ड आएगा आपके, जब यहां से H निकलेगा तो CH और CH3। तो उत्पाद तो 2 ही तरह की एल्कीन बनेंगी। ढंग से देख लो, उत्पाद 2 तरह की एल्कीन बनेंगी। इसमें बीटा कार्बन भले 3 है, पर ये दोनों एल्कीन बनेंगी। अब बात आई मुख्य उत्पाद कौन सी होगी, तो यहां पर हम सेहतसेफ का नियम लगाते हैं। उत्पाद 1 से अधिक प्रकार की एल्कीन बन रही हैं, तो सेहतसेफ का नियम हमें बताएगा कि मुख्य उत्पाद कौन सी होगी। तो अपन देखते हैं, द्विबंध से जुड़े कार्बन देखो, दिख गए क्या? इसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, 1 2 और 3 मैथिल। और ऊपर वाली में द्विबंध से जुड़े कार्बन दिख रहे हैं। इस कार्बन पर तो कोई एल्किल समूह है ही नहीं, 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर 2 एल्किल समूह जुड़ रहे हैं। तो नीचे वाली जो ये एल्कीन है ये मुख्य उत्पाद होगी, क्योंकि इसमें द्विबंध से जुड़े कार्बनों से अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। और सेहतसेफ वही कहता है कि मुख्य उत्पाद वही एल्कीन होती है जिसमें द्विबंध जुड़े कार्बनों से अधिक एल्किल समूह जुड़े हों। तो ये एग्जाम्पल भी दोस्तों आप नोट कर लेना। तो यहाँ अपन ने विलोपन अभिक्रिया समझ चुके हैं। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। कर ली नोट। अब इसके बाद दोस्तों
तो हम 2 अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, एल्केलाइडों की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम। और हम दोस्तों 2 अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ी हमने नाविक स्नेह प्रतिस्थापन और फिर विलोपन, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद हम जो थर्ड अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो है, आपको ध्यान होगा, धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं से अभिक्रिया। तो एल्केलाइड की अभिक्रिया हम धातुओं से कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ए, सोडियम धातु से अभिक्रिया। भाई एल्केलाइड की अभिक्रिया अब हम धातुओं से कराने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है सोडियम धातु से अभिक्रिया या Na से अभिक्रिया। फटाफट देख लो इन्हें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है खास, पर हमें तो भाई हम इंपॉर्टेंट थोड़ी पढ़ रहे हैं, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए कंप्लीट पढ़ना है। देखो एल्केलाइड के हमें कोई यहाँ पर 2 अणु लेने पड़ेंगे। एल्केलाइड की अभिक्रिया आप सोडियम धातु से करा रहे हो, तो एल्केलाइड के आपको 2 अणु लेने पड़ेंगे। और सोडियम धातु ये ले ली, इसके भी हमें 2 ही चाहिए। एल्केलाइड की अभिक्रिया हम जब सोडियम धातु से कराएंगे तो 2 NaX निकल जाएंगे, जैसे 2 NaCl, और 2 R आपस में जुड़ जाएंगे, यही तो बचे। तो ये बन गए 2 R आपस में जुड़ गए और संग में 2 NaX बने हैं। ये क्या बना है, ये क्या बना है, ये बना है एल्केन। लड़का कह रहा है ये एल्केन है, कैसे साहब समझाओ। मैंने कि मान लो एक RCH3, R मतलब एल्किल समूह, और दूसरा भी CH3 है, तो जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये C2H6 एल्केन ही तो बन जाएगा। बेटा जब 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ते हैं तो एल्केन बन जाता है। 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ेंगे तो एल्केन बन जाएगा। तो देखो ये एल्केन बनाने की विधि है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं तो उत्पाद एल्केन बनेगा। ये अभिक्रिया जो है दोस्तों शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। लड़का कहता है शुष्क ईथर क्यों लिया है? देखो सोडियम धातु, शुष्क ईथर की खासियत बताता हूँ। जो ईथर होता है ना, ये ईथर ही तो है। ईथर मैंने बताया था इसमें एक ऑक्सीजन एल्किल समूहों से जुड़ी होती है, 2 एल्किल समूहों से। ईथर जो होता है ये जल को एब्जॉर्ब करता है, ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है और जल को पकड़ लेता है। तो ईथर में क्या खासियत है? ये जल को एब्जॉर्ब करता है, जल को पकड़ता है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो यहाँ पर शुष्क ईथर इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर अपन इस अभिक्रिया में सोडियम काम में लेने वाले हैं और सोडियम जल के साथ विस्फोट करता है। तो शुष्क ईथर क्या करता है? जल को पकड़ लेता है ना, और सोडियम से क्रिया नहीं करने देता है। समझो बात को। शुष्क ईथर अगर अब पात्र में कोई जल है तो उस जल को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब सोडियम तो आप बाद में डालो, पहले शुष्क ईथर डालो, शुष्क ईथर पानी को पकड़ लेगा, फिर उसमें आप सोडियम डाल दो, कोई विस्फोट नहीं होगा। ये तो सोडियम एल्किल हैलाइड की बजाय जल से क्रिया करके विस्फोट कर देगा। ठीक है, तो आप याद रखें एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक नाम है, 11th में आपको पढ़ाई गई है। इस अभिक्रिया को बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। मैकेनिज्म उनकी देखो जिनकी जरूरत है। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखो। तो हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, डायरेक्ट लिखता हूं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर उत्पाद एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। और इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बुर्ज अभिक्रिया। यह अभिक्रिया, नाम अभिक्रिया है एक, बुर्ज, बुर्ज, WURTZ, बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है।
क्लियर। और ये रिएक्शन आपके पास है ये। ठीक है। अच्छा, अब अगली नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। पहले हमने एल्किल हैलाइड की, अब धातुओं से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना। पहले सोडियम धातु से अभिक्रिया करा के देखी क्या बना, एल्केन बन गया। अब पढ़ते हैं मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। करा के देख लेते हैं क्या बनेगा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब आप मैग्नीशियम धातु से कराते हो तो क्या बनता है, देखो सामने समझो। जब मैं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RX एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराता हूं तो मैग्नीशियम धातु इस बंध को तोड़ करके इसके बीच में एंटर हो जाती है। उत्पाद बनेगा RMgX। बंध के बीच में मैग्नीशियम घुस गई। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर उत्पाद RMCX बनेगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये आपको याद रखनी है भाई, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा, जिसको ग्रिग्नायर अभिकर्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नायर अभिकर्मक। लेकिन छोड़ो। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे ग्रिग्नायर अभिकर्मक कहते हैं। और यह अभिक्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। यह अभिक्रिया भी किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर आप जानते हो जल को एब्जॉर्ब करता है। लड़का कहता है यहाँ जल को एब्जॉर्ब करने की क्या जरूरत हो गई। मैं कि जल को अगर मैं एब्जॉर्ब नहीं कराऊं, जैसे मान लो यहाँ पानी उपस्थित है, शुष्क ईथर आप काम में नहीं ले रहे हो, तो ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो है ये बनते ही, अगर पात्र में आपने शुष्क ईथर काम में नहीं लिया है, शुष्क ईथर काम में नहीं लिया तो वहां कौन घूम रहा है, जल। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनते ही जल से रिएक्शन कर लेगा। जल में H2 अणु होते हैं ना, देखो मैंने ऐसे लिखा है, और ये जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, RH संग में क्या बन जाएगा, MgOH, ये बन जाएगा। ढंग से देखो, ये जो ग्रिग्नायर अभिकर्मक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, वो जल से क्रिया कर लेगा अगर आपने शुष्क ईथर काम में नहीं लिया तो। RH बन जाएगा। RH कौन है साहब, ये भी एल्केन है। अरे जैसे एल्किल समूह है CH3, और इससे अगर आप H जोड़ दोगे तो एल्केन ही तो बन जाएगा CH4। अरे यार, एल्केन से H हटने पर एल्किल समूह बनता है, और एल्किल से वापस H जोड़ोगे तो एल्केन ही तो बन जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ शुष्क ईथर काम में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ग्रिग्नायर अभिकर्मक जो है वो जल से क्रिया कर लेगा नहीं तो। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, कई बार आ भी चुका है कि ग्रिग्नायर अभिकर्मक का निर्माण शुष्क परिस्थितियों में कराते हैं क्यों। शुष्क परिस्थिति का मतलब जल की अनुपस्थिति में कराते हैं क्यों, क्योंकि जल की उपस्थिति में ग्रिग्नायर अभिकर्मक जल से क्रिया करके एल्केन का निर्माण कर लेता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ग्रिग्नायर अभिकर्मक का निर्माण तो शुष्क परिस्थितियों में ही हो सकता है। अगर पानी हुआ, आर्द्र परिस्थिति हुई, आर्द्र परिस्थिति का मतलब अगर जल है तो ग्रिग्नायर अभिकर्मक नहीं बनेगा, उसके स्थान पर एल्केन बनेगा, क्योंकि ग्रिग्नायर अभिकर्मक बनते ही जल से क्रिया कर लेगा। तो जब हम ग्रिग्नायर अभिकर्मक बनाते हैं तो उसका निर्माण शुष्क परिस्थितियों में कराते हैं, जल की अनुपस्थिति में कराते हैं, क्योंकि आर्द्र परिस्थितियों में अर्थात जल की उपस्थिति में ग्रिग्नायर अभिकर्मक जल से क्रिया करके एल्केन बना लेता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में मैंने काफी बातें बताई। रिएक्शन को, हर चीज को समझो, रटो नहीं। तो हम लिख सकते हैं इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर उत्पाद क्या बन रहा है, ग्रिग्नायर अभिकर्मक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। ठीक है, और एक बात और लिख देता हूं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण शुष्क परिस्थितियों में कराया जाता है क्योंकि आर्द्र परिस्थितियों में यह एल्केन बना लेता है। सही है क्या? आर्द्र परिस्थिति हुई मतलब पानी हुआ तो ये जल से क्रिया करके क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। तो इस बात को भी लिख ही देते हैं। ग्रिग्नार्ड, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अभिकर्मक का निर्माण शुष्क मतलब जल की अनुपस्थिति में, शुष्क परिस्थितियों में कराते हैं। शुष्क परिस्थितियों में कराते हैं क्योंकि आर्द्र परिस्थितियों में, आर्द्र मतलब जल की उपस्थिति में, आर्द्र परिस्थितियों में यह जल से अभिक्रिया द्वारा क्या बना लेता है? एल्केन बना लेता है। एल्केन बना लेता है। ठीक है, तो हमने ये सारा पढ़ा। दो अभिक्रिया देखी धातुओं की, धातुओं से अभिक्रिया, पहले सोडियम धातु से फिर मैग्नीशियम धातु से। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके फटाफट नोट करो। ठीक है, इसके बाद तीसरी पढ़ते हैं जिंक धातु से अभिक्रिया। तो हम दो धातुओं से अभिक्रिया तो पढ़ चुके हैं, एक सोडियम धातु से और एक मैग्नीशियम धातु से। अब हम पढ़ेंगे जिंक धातु से अभिक्रिया। नंबर 3, जिंक धातु से अभिक्रिया। तो ये तो आपको याद करनी है, डायरेक्ट देख लो, मैं इनको डायरेक्ट सचाता हूं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब आप जिंक धातु से कराते हो, ये एल्किल हैलाइड है, मान लो RCl, 2 अणु लेने हैं यहाँ भी, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब आप जिंक धातु से कराते हो बिल्कुल किसके तरह हो रही है? ये बुर्ज की तरह। तो जिंक के भी 2 परमाणु लो आप, 2 अणु है ना, 2 परमाणु बोल देता हूँ, 2 जिंक। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप जिंक धातु से कराते हो तो ZnCl2, एक तो ZnCl2 निकल जाएगा, 2 जिंक है ना, तो इसको ऐसे लिख देता हूं, एक तो क्या निकल जाएगा? ZnCl2, और साथ में बनेगा R2Zn, क्योंकि Zn के 2 अणु हैं, 2 परमाणु हैं, कैसे कह लो। तो एक बनेगा R2Zn, ऐसे लिख देता हूं, समझ जाओ। एक तो ZnCl2 बन जाएगा और एक बनेगा R2Zn। ये जो R2Zn है इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन अभिकर्मक। R2Zn ऐसे हो गया, मतलब Zn से 2 एल्किल समूह जुड़े होंगे, इसको बोल सकते हैं डाई एल्किल जिंक। क्या बनता है? डाई एल्किल जिंक। तो लिख लेते हैं, लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराने पर? जिंक धातु से कराने पर, जिंक धातु से कराने पर डाई एल्किल जिंक बनता है। और इसको किस नाम से जानते हैं? डाई एल्किल जिंक, जिसको फ्रैंकलिन अभिकर्मक कहते हैं। डाई एल्किल जिंक बनता है। क्लियर? इसके बाद 4th पढ़ेंगे हम लिथियम धातु से अभिक्रिया। ठीक है,
जब आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक लिथियम धातु से कराते हो तो ऐसे देखो, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये एल्किल हैलाइड हो गया RCl एल्किल क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया आप लिथियम धातु से करा रहे हो, लिथियम के 2 परमाणु, तो एक बनेगा RLi जिसको बोलेंगे एल्किल लिथियम। देखो धातुओं से अभिक्रिया अलग अलग धातु से अलग अलग तरह से करते हैं ये एल्किल हैलाइड। ये बनेगा एल्किल लिथियम, इनको डायरेक्ट देख लो, और संग में बनेगा है RLiCl बन जाएगा संग में। यही तो बचा भाई, एक Li बचा और एक Cl बचा, तो RLiCl बन जाएगा लिथियम क्लोराइड। तो जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु से कराते हैं तो एल्किल लिथियम बनता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नंबर 5, एक लास्ट में और पढ़ लेते हैं, लेड व कॉपर की मिश्र धातु से अभिक्रिया। लेड का मतलब Pv व कॉपर, कॉपर कौन सी धातु है Cu की मिश्र धातु से अभिक्रिया। एक मिश्र धातु है, धातु तो है ही है पर मिश्र धातु है। मिश्र धातु वह होती है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिलाने से बनती है। तो एक लेड और कॉपर दो धातु है, इनको मिलाने कर बनी है एक मिश्र धातु, लेड कॉपर की मिश्र धातु, उससे अभिक्रिया करा रहे हैं हम। ठीक है, किसकी अभिक्रिया? उससे अभिक्रिया हम करा रहे हैं वही एल्किल हैलाइड की, RX। ठीक है, 4 अणु, और 4 ही अणु इसके लेने हैं लेड कॉपर मिश्र धातु। इसको इस तरह से लिख देता हूं PbCu, लेड कॉपर मिश्र धातु, है ना। तो 4 R से एक Pb जुड़ेगा, मतलब ये बनेगा R4Li, R4Pb। 4 एल्किल से एक Pb, इसको बोलेंगे टेट्रा एल्किल। 4 एल्किल है ना, टेट्रा एल्किल लेड, शॉर्ट बोले TAL, टेट्रा एल्किल लेड, विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, अच्छा तो कितने Pb बचे? 3 Pb बचे भाई। 4 Pb में से एक Pb तो जोड़ा, 3 Pb बचे। अच्छा, X कितने बच रहे हैं? X कितने बच रहे हैं? 1 मिनट रुको, मुझे ऐसा याद है कि ये तुम्हारी में कॉपर नहीं है, ये सोडियम है। बुक के अकॉर्डिंग चलना है मुझे। ये सोडियम है, लेड में सोडियम की मिश्र धातु से अभिक्रिया, तो यहाँ सोडियम है तो Na आएगा। ऐसा कुछ बड़ा करेक्शन नहीं किया है, रिएक्शन वही है। 4 R से एक Pb जुड़ गया, R4Pb, 3 Pb शेष रह गए। अब क्या बचा? 4 Na और 4 X, तो क्या बन जाएगा? 4 NaX, सोडियम हैलाइड। तो ये 5 अपने धातुओं से अभिक्रिया पड़ी, जिनमें इंपॉर्टेंट तो शुरू की 2 थी, एक सोडियम धातु से और एक मैग्नीशियम से। ये कचरा है, एक बार देख लेना, आज तक कुछ नहीं आया इसमें, है ना। ठीक है, तो इन्हें भी नोट कर लो, कचरे को भी। तो हम एल्किल हैलाइड की आप ढंग से देखो तो 3 अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। यहाँ शायद CDE आना था, है ना, ABCD। तो एल्किल हैलाइड की हम 3 अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। सबसे पहले नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, फिर सेकंड नंबर पर पढ़ी हमने विलोपन, और तीसरी धातुओं से अभिक्रिया। 5 धातुओं से अभिक्रिया कराई मैंने एल्किल हैलाइड की। सोडियम से, ध्यान है, सोडियम धातु से, मैग्नीशियम धातु से, जिंक से, लिथियम धातु से, और एक मिश्र धातु से, लेड सोडियम मिश्र धातु से। तो शुरू की दोनों इंपॉर्टेंट थी, एक बुर्ज और मैग्नीशियम वाली, है ना। अब इसके बाद हम लास्ट में एक अभिक्रिया और बची है लास्ट। कौन सी? एल्किल हैलाइड 4 तरह की अभिक्रिया दर्शाते हैं, 3 तरह की पढ़ चुके हैं। लास्ट में अपचयन।
मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया कोई सा भी, जैसे मैंने RX ले लिया है ना। एल्किल हैलाइड का अगर अपचयन हो, आपको पता ही होगा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, पुरानी अवधारणा, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। अगर इससे 2 H जुड़ जाएं तो एल्किल हैलाइड का अपचयन हो जाएगा। 2 H कैसे जुड़ेंगे? एक H तो R से और एक H X से, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? RH प्लस HX। तो ये है एल्किल हैलाइड का अपचयन। एल्किल हैलाइड का अपचयन हो, अपचयन मतलब इससे हाइड्रोजन जुड़े तो उत्पाद RH और HX। RH कौन है? एल्केन। और ये HX कौन है? हाइड्रोजन हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के अपचयन से भी एल्केन बनता है। पहली बात तो ये आई। अच्छा बात आई साहब, ये H कहाँ से आए? मैंने क्या अपचायक ने दिए? अपचायक वह होता है जो दूसरे का अपचयन करता है। तो एल्किल हैलाइड का अपचयन करने के लिए H जिसने दिए वो है अपचायक। और वो अपचायक कौन कौन से हो सकते हैं? वो अपचायक Zn और HCl का मिश्रण हो सकता है। अगर हम Zn और HCl का मिश्रण लेते हैं तो देखो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन निकलेंगे जो इसका अपचयन कर देंगे। तो एल्किल हैलाइड का अपचयन हम Zn और अम्ल HCl के मिश्रण से करा सकते हैं। अपचायक ये भी हो सकता है Na और एथिल अल्कोहल का मिश्रण। अगर हम Na और एथिल अल्कोहल का मिश्रण लेते हैं तो भी हाइड्रोजन निकलेगा। कैसे? देखो अगर मैं Na और एथिल अल्कोहल का मिश्रण लेता हूं तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और उत्पाद बनेगा C2H5ONa प्लस हाफ H2 मतलब H बनेगा। तो हम Na और एथिल अल्कोहल का मिश्रण लेते हैं तो ये मिश्रण भी हमें हाइड्रोजन देता है जो इसका अपचयन कर देगा। तो अपचायक ये भी हो सकते हैं, अपचायक जो दूसरे का अपचयन करें। एल्किल हैलाइड का अपचयन तो ये कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन इनसे आ रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड के अपचयन के लिए हम अपचायक जिंक और अम्ल HCl का मिश्रण ले सकते हैं, Na और एथिल अल्कोहल का मिश्रण ले सकते हैं। हम अपचायक ले सकते हैं, ये तो फेमस है, LiAlH4 जिसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये डायरेक्ट हाइड्रोजन देता है जो इसका अपचयन कर देगा और लास्ट में हम अपचायक ले सकते हैं लाल फास्फोरस और HI का मिश्रण। देखो लाल फास्फोरस और HI का अगर हम मिश्रण लेते हैं तो ये भी क्रिया करके Pi3 प्लस हाइड्रोजन बनाता है और ये हाइड्रोजन इसका अपचयन कर देंगे। तो अपन लाल फास्फोरस और HI का मिश्रण भी ले सकते हैं। तो ये तो फिक्स है कि एल्किल हैलाइड का अगर अपचयन अपन कराएं तो एल्केन बनता है। पर अपचयन के लिए हम अपचायक काम में लेंगे। अपचायक हम जिंक और HCl का मिश्रण ले सकते हैं, Na और एथिल अल्कोहल का मिश्रण ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं और लाल फास्फोरस व HI का मिश्रण ले सकते हैं। तो ये बात हम डायरेक्ट लिखते हैं, एल्किल हैलाइड के अपचयन से एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। इसे नोट करो फटाफट, ये रिएक्शन काम की है। इसमें 4 रिएक्शन है एक साथ, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हाँ दोस्तों, तो ये हमने एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण पढ़ लिए। अब इसके बाद आएंगे, एल्किल हैलाइड पढ़ ली अपन ने, मतलब अपन ने हेलो एल्केन्स पढ़ लिए। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स एक ही बात है। अब पढ़ेंगे हम हेलो एरीन्स या कह सकते हैं एरिल हैलाइड, जिसको हम स्टार्ट नेक्स्ट क्लास से करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। हाँ लड़के कंजूसी कर रहे हैं भाई लाइक और कमेंट करने में। काहे की कंजूसी कर रहे हो? एक लाइक करना है, ऊपर नीचे कमेंट लिखना है। जब हम इतनी देर पुकार रहे हैं तो लाइक और कमेंट कर दिया करो। आज वीडियो थोड़ी सी लेट है, ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लिख लिख करके पढ़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लापरवाही लिखते नहीं है, रट्टा मार रहे हैं। ऑर्गेनिक को भी हिंदी की तरह पढ़ रहे हैं, लेट करके आराम से। पेन कॉफी उठाओ और कागज पर लिख करके तब पढ़ो।